Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on weed management. ये weed management का second lecture है. इससे पहले मैंने weed management का first lecture लिया था weeds and their classification पर. इसके बाद second lecture में हम पढ़ने वाले हैं आज the nature of weed and crop competition. So जैसा कि हमें पता है weeds क्रॉप्स के साथ इंटरफेयर करती है और इनके बीच में कंपटीशन चलता है. सो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्रॉप वीड कंपटीशन. वीड्स नेचुरली ग्रोन प्लांट्स होते हैं जो कि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर से लाइट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं. सो मेनली प्लांट्स के अंदर दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लीफ एरिया इंडेक्स एंड रूट डेंसिटी. और जब ये फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं तब ये ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं और उस केस में कंपटीशन होता है. जब वीड्स का पॉपुलेशन उसकी थ्रेशोल्ड लेवल से इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में वीड्स का मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है एंड इसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन का यील्ड अफेक्ट होता है और वो रिड्यूस हो जाता है. क्रॉप्स एंड वीड्स उन फैक्टर्स के साथ compete करती हैं जिनकी अवेलेबिलिटी एनवायरनमेंट में कम होती है. जैसे कि यहाँ पर बताया है कि वीड्स और क्रॉप के बीच में किन किन फैक्टर्स की वजह से कंपटीशन होता है. फर्स्ट है न्यूट्रिएंट्स, सेकंड मॉइस्चर, थर्ड है लाइट, फोर्थ स्पेस, फिफ्थ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो यहाँ पर हम एलिलोपैथिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे कि वीड्स की वजह से मेन क्रॉप को क्या एलिलोपैथिक इफेक्ट को फेस करना पड़ता है. सो आज के इस लेक्चर में हम एक एक फैक्टर्स पढ़ेंगे और उनमें पढ़ेंगे कि क्रॉप और वीड के बीच में कैसे कंपटीशन हो रहा है. सो फर्स्ट फैक्टर है न्यूट्रिएंट्स, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स. कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रॉप वीड कंपटीशन का. जैसा कि यहाँ पर बताया है एक एनुअल वीड अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है 50 to 60 डेज में एंड एक क्रॉप है उसको टाइम लगता है 100 to 130 डेज का. सो अगर हम इसे कंपेयर करें तो बिगिनिंग में जब क्रॉप और वीड्स दोनों ही साथ में ग्रो करती हैं तो उस टाइम पे वीड्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को नहीं मिल पाते हैं. और क्योंकि वीड्स की लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट होती है तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो जैसा कि हम जानते हैं न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी वजह से क्रॉप एंड वीड्स में कंपटीशन होता है, लेकिन इसमें मेनली जो न्यूट्रिएंट है वो है नाइट्रोजन और ये प्लांट कंपटीशन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. सो वीड प्लांट्स फास्ट ग्रो करते हैं और वो अपने लीफ टिश्यूज़ में न्यूट्रिएंट्स को अक्यूमुलेट कर देते हैं जिसकी वजह से मेन क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम होती है. इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे कि स्पीशीज़ ऑफ एमेरेंथस. स्पीशीज़ ऑफ एमेरेंथस जो है वो 3% नाइट्रोजन को अक्यूमुलेट करता है उसके ड्राई मैटर में. इसके अलावा डिजिटेरिया स्पीशीज़ ये एक फॉस्फोरस एक्यूमुलेटर है जो कि फॉस्फोरस को 3.36% से एक्यूमुलेट करती है. नाउ थर्ड है चिनोपोडियम एंड पोर्चुलाका स्पीशीज़. चिनोपोडियम एंड पोर्चुलाका स्पीशीज़ पोटेशियम लवर्स होती हैं. ये 4% K2O को अपने ड्राई मैटर में एक्यूमुलेट करती हैं. इसके अलावा कुछ ऐसी वीड्स होती हैं जो कि जिंक को भी अक्यूमुलेट करती हैं जैसे कि सेटारिया ल्यूटेसेंस. इसके अलावा यहाँ पे बताया है कि कुछ केस में वीड्स डायरेक्टली होस्ट प्लांट से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसके अलावा एक और एग्जांपल दिया है नटसेज का.
इसके लिए बताया है कि ये डीनाइट्रिफिकेशन को एक्टिवेट कर देती है। मीन्स नटसेज एक ऐसा ऑर्गेनिक सेंटेड केमिकल को रिलीज करती है सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेन क्रॉप को नाइट्रोजन कम अवेलेबल होता है। सो जैसा कि हमने यहाँ पर कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा है कि वीड्स अपने लीफ टिश्यूज में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड अक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि वीड्स ह्यूज अमाउंट में ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं एंड क्रॉप यील्ड अफेक्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स। नाउ सेकंड है द कंपटीशन फॉर मॉइस्चर। ये इसका सेकंड फैक्टर है। सो प्लांट्स एंड वीड के बीच में मॉइस्चर के लिए जो कंपटीशन है वो अदर फैक्टर्स के साथ में होता है। अनइरिगेटेड एंड ड्राईलैंड एरियाज में क्रॉप एंड वीड्स के बीच में एक टफ कंपटीशन होता है मॉइस्चर के लिए। सो जैसा कि हमें पता है कि वीड्स फास्ट ग्रो करती है एंड इनका लीफ सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सो इसीलिए ड्राईलैंड एरियाज में जो एक्चुअल इवेपो ट्रांसपीरेशन है वो वीड क्रॉप्स ज़्यादा करती है एज कंपेयर टू वीड फ्री क्रॉप यील्ड। मीन्स एक ऐसा फील्ड जहाँ पर वीड्स एंड क्रॉप्स दोनों लगी है, वहाँ पर इवेपो ट्रांसपीरेशन रेट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऐसा फील्ड जहाँ पर वीड्स नहीं है एंड वहाँ पर ओनली क्रॉप्स लगी हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया है कि वीड्स हाईली कैपेबल होते हैं सॉइल मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मीन्स जब वाटर की अवेलेबिलिटी 0.3 एटमॉस्फेरिक मेट्रिक टेंशन पर होती है तो उस केस में भी वीड्स कैपेबल होते हैं कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें। मीन्स जब प्लांट्स का परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है उस केस में भी वीड्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपीरेशन रेशो बताया है साइनेडोन टेक्टाइलोन का 813, और अगर हम बाजरा और सरगम का देखें तो वो होता है 450 एंड 430 रेस्पेक्टिवली। मीन्स साइनेडोन डक्टाइलोन का ट्रांसपीरेशन रेशो जस्ट डबल होता है बाजरा एंड सोरगम से। इसके अलावा रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि सॉइल से वीड्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है वो 90 सेंटीमीटर डेप्थ तक कर सकती है, लेकिन वहीं हम अगर दूसरी क्रॉप्स देखें जैसे कि वीट, वो ओनली 15 सेंटीमीटर तक सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद एक ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन जो कि रोहतक में प्रेजेंट है, वहाँ पर बताया गया है कि एक फैलो फील्ड जहाँ पर ओनली वीड्स लगी हैं वो एटमॉस्फेयर से सॉइल से 70 to 120 हेक्टेयर का सॉइल मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि कैपेबल होता है 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए। मीन्स उस फील्ड में अगर हम फूड ग्रेन्स को लगाएं तो हमें 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन मिल सकता है। नाउ थर्ड है कंपटीशन फॉर लाइट। सो प्लांट हाइट एंड वर्टिकल लीफ एरिया डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि कितना इफेक्टिवली लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फास्ट ग्रोथ एंड रैपिड बायोमास प्रोडक्शन ऑफ वीड्स की वजह से शेडिंग एंड स्मूदरिंग इफेक्ट्स को फेस करना पड़ता है एसोसिएटेड क्रॉप्स को। सो जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ PAR जो है वो वीड्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से मेन क्रॉप्स का फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन होता है।
जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक ग्राउंडनट फील्ड में जो वीड्स लगते हैं जैसे कि चिलोसिया अर्जेंशिया एंड एमेरैंथस विरिडिस, इनकी वजह से ग्राउंडनट को शेडिंग इफेक्ट फेस करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि एमेरैंथस हाइब्रिडिस फोटोन फ्लक्स डेंसिटी को 90% से रिड्यूस कर देता है। लाइट कंपटीशन प्लांट्स में काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है। मींस जैसा कि हमें पता है कि वीड्स फास्ट ग्रो करते हैं इज़ कंपेयर टू क्रॉप से। इसी की वजह से ये लाइट को जल्दी हार्वेस्ट कर लेते हैं और प्लांट्स को उस टाइम पे शेडिंग इफेक्ट फेस करना पड़ता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं कॉटन, पोटैटो, सेवरल वेजिटेबल्स, शुगर केन, इनके फील्ड्स में जब इनका सीडलिंग स्टेज होता है तो उस टाइम पे वीड ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है एंड इसकी वजह से मेन क्रॉप को काफ़ी बैडली शेडिंग इफेक्ट को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि प्लांट्स में अगर नाइट्रोजन, मॉइस्चर और अदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, लेकिन सीडलिंग स्टेज में जब उस क्रॉप सीडलिंग को शेडिंग इफेक्ट फेस करना पड़ रहा है तो बाद में हम कितनी भी एडिशनल सोलर एनर्जी उसे प्रोवाइड करें तो उस केस में भी क्रॉप ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है और क्रॉप स्टंटिंग हो जाती है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है कंपटीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो मेनली जो वीड्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द वीड्स C4 प्लांट्स होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिप्लीट करते हैं हाई कंसंट्रेशन से, जिसकी वजह से क्रॉप्स को कार्बन डाइऑक्साइड की कम अवेलेबिलिटी होती है। नाउ लास्ट फैक्टर है एलिलोपैथी। ग्रीन प्लांट्स बहुत सारे न्यूमरस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज करते हैं और ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नेबरिंग प्लांट्स को उनकी ग्रोथ के लिए वारफेयर करते हैं। मीन्स उन प्लांट्स की वजह से जो नेबरिंग प्लांट्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन केमिकल्स को हम एलिलोकेमिकल्स बोलते हैं एंड इस प्रोसेस को हम एलिलोपैथी बोलते हैं और एलिलोपैथिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। जनरली ये एलिलोकेमिकल्स वीड्स एंड क्रॉप प्लांट्स दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वीड स्पीशीज़ हायर अमाउंट में ये केमिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से क्रॉप वैराइटीज़ को इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इनका क्रॉप लॉस होता है और क्वालिटी एंड यील्ड दोनों ही रिड्यूस हो जाती है। ये एलिलोपैथिक कंपाउंड्स डायरेक्टली वीड्स सॉइल में रिलीज करते हैं रूट से, या फिर इसके अलावा वीड्स का जो डिकम्पोजिट मटेरियल है उससे भी सॉइल में मिल जाते हैं। कुछ वीडी प्लांट्स कुछ वॉलेटाइल एलिलोपैथिक कंपाउंड्स को अपने फोलिएज एरिया से रिलीज करते हैं, जैसे कि लीफ से, और ये जो नियर बाय क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके लिए अनहेल्दी होता है। एलिलोपैथिक कंपाउंड्स बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड, फिनोलिक एसिड, क्यूमेरिन्स, हाइड्रोक्विनोन्स, थायोपीन्स, जुगलॉन एंड साइनियोलस का डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वीड्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि ये एलिलोकेमिकल्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि एग्रोपायरोन रेपेंस, सोर्गम हेलिपेंस, लेंटेना कैमेरा, एब्यूटिलोन थियोफ्रेस्टी, साइप्रस रोटुंडस, यूफोर्बिया मैक्यूलेटा, एब्रोसिया सिटोचिया एट्सेट्रा। सो ये वीड्स कुछ एलिलोकेमिकल्स को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से मेन क्रॉप अफेक्ट होती है।
इसके अलावा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है द राइजोम्स ऑफ एम्ब्रोसिया। ये वीट, ओट्स, टोमेटो एंड ल्यूसन फील्ड में लगती हैं, जिसकी वजह से ये इन मेन प्लांट्स की जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दिया है द एक्सट्रैक्ट ऑफ एब्यूटिलोन थियोफ्रेस्टी। मीन्स एब्यूटिलोन थियोफ्रेस्टी जो एक्सट्रैक्ट रिलीज करता है, उसकी वजह से सोयाबीन में वाटर स्टेटस डिक्रीज हो जाता है और सोयाबीन को वाटर शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। इसकी वजह से यहाँ पर स्टोमेटल क्लोजिंग हो जाती है एंड क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन होता है। एलिलोपैथी एक ट्रू सेंस में अगर हम बात करें तो ये क्रॉप वीड कंपटीशन का एस्पेक्ट नहीं है, ये आता है वीड क्रॉप इंटरफेरेंस के अंदर। वीड साइंटिस्ट ने बताया है कि एलिलोपैथी वीड क्रॉप इंटरफेरेंस का एस्पेक्ट है रादर देन वीड क्रॉप कंपटीशन, इसीलिए हम इसे वीड क्रॉप इंटरफेरेंस बोलते हैं, क्योंकि वीड क्रॉप इंटरफेरेंस टर्म इंक्लूड्स both weed crop competition as well as the possible allelopathic effect. So this is all about allelopathy. Now next topic है critical period crop weight competition. यहाँ पर इसकी definition दी है the wheat crop competition is defined as the shortest time in the ontogeny of crop when weeding will result in the highest economic return. Means क्रॉप की ऑन्टोजेनी में वो एक शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड जिस टाइम पे वीडिंग की वजह से भी हमें क्रॉप का हाईएस्ट इकोनॉमिक रिटर्न मिल रहा है। और बताया गया है कि हम वीट क्रॉप कंपटीशन का जो क्रिटिकल पीरियड है उस टाइम पे अगर हम वीड्स को मैनेज करें तो हमें क्रॉप यील्ड्स क्लोजली मिलेगी एज कंपेयर टू वीड फ्री सीजन। मीन्स जब वीड्स नहीं थी उस सीजन के लगभग हमें क्रॉप यील्ड्स मिलेगी जब हम उसके क्रिटिकल पीरियड में उसे मैनेज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से फार्मर्स को ऐसा लगता है वो किसी भी टाइम पे अगर वीडिंग करेंगे तो उन्हें अच्छा इकोनॉमिक रिटर्न मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिक एविडेंसेस से बताया गया है कि टाइम ऑफ वीडिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है वीडिंग से। ये क्रिटिकल पीरियड सभी क्रॉप्स में अलग अलग होता है, जैसे कि मेज में होता है इनिशियल के 2-3 वीक्स में। इसके अलावा शुगर केन में होता है 4 to 16 वीक्स में एंड पोटैटो में ये होता है 2 to 4 वीक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट क्रॉप कंपटीशन। नाउ लास्ट टॉपिक है वीड एंड क्रॉप डेंसिटी इफेक्ट। वीट क्रॉप कंपटीशन ग्राफ बताता है कि जैसे जैसे वीट की डेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे ही क्रॉप यील्ड्स डिक्रीज होती रहती है और इस रिलेशनशिप को हम सिग्मोइडल रिलेशनशिप बोलते हैं। नाउ दिस लेक्चर इज ओवर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वीड्स प्रोपगेशन एंड डिसेमिनेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस ऑल्सो। सो नाउ मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।